जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है परिवहन। ठीक है बच्चों, इस परिवहन के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इन सभी शॉर्ट क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखने वाले हैं बच्चों। लगभग मैंने 20 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आप लोगों को सॉल्व कराया है, जो कि ईयर वाइज मैंने उसका मेंशन भी कर दिया किस साल पूछा गया। और याद रखिए बच्चों, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सभी क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं बच्चों। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो हमारा अच्छा लग रहा होगा या समझ में आ रहा होगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों। आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं होता है, लेकिन हम लोग ज्यादा मोटिवेट होते हैं बच्चों, और हम लोगों को लगता है कि हम लोगों ने जो मेहनत किया है वो हमारा सफल हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो फटाफट से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों। तो इसी के साथ हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, देखते हैं, जिसमें कि बोला गया है जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। ठीक है बच्चों, ये 2014 में, 2025 में, 2020 में और 2022 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है बच्चों। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ये हो सकता है कि 2026 में पूछे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो अंतर लिखना है तो एक तो मैंने जाइलम लिख दिया है, एक तो फ्लोएम लिख दिया है, और आप लोग बीच में ये लाइन मार्क कर दीजिएगा बच्चों, जो कि स्पष्ट रूप से जाइलम का मैंने जाइलम की तरफ लिख दिया, फ्लोएम का फ्लोएम की तरफ लिख दिया बच्चों। ये दोनों संवहन बंडल बनाते हैं पौधे में। पौधे में जाइलम और फ्लोएम मिलकर बच्चों क्या बनाते हैं? संवहन बंडल बनाते हैं, जिसके द्वारा पौधे में जल, भोजन, खनिज पदार्थों का परिवहन होता है। जहां तक हम जाइलम के बारे में कहेंगे, जाइलम का काम होता है यह जमीन से जल और खनिज लवण को अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाती है। यानी अगर ये पौधे हैं बच्चों, ये पौधा है, तो जमीन से जल और खनिज लवण को अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाने का काम कौन करती है बच्चों? जाइलम करती है। और पत्तियों में जो भोजन तैयार होती है, उस तैयार भोजन को पौधों के विविध भागों तक पहुंचाने का काम कौन करती है बच्चों? फ्लोएम करती है। यानी जाइलम ने जमीन से जल और खनिज लवण को अवशोषित किया, पत्तियों तक पहुंचाया, उस जल और खनिज लवण का उपयोग करके पत्तियों ने भोजन बनाया। ठीक है बच्चों, और वह भोजन को फ्लोएम के द्वारा जो पौधे हैं वो अपने विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। यानी कहने का मतलब जाइलम का काम हो गया जमीन से जल और खनिज लवण को अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाना, और फ्लोएम का काम हो गया पत्तियों में जो भोजन तैयार हुआ है उस तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे जाइलम की कोशिकाएं जो है वह मृत होती है बच्चों। इनकी कोशिकाओं में कोशिका द्रव नहीं पाया जाता, ये मृत होती है, जबकि फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। जाइलम की कोशिकाओं को मृत कोशिका बोला गया, फ्लोएम की कोशिकाओं को जीवित कोशिका बोला गया बच्चों। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जाइलम की कोशिका भित्ति मोटी और फ्लोएम की कोशिका भित्ति पतली होती है। ठीक है बच्चों, ये मिस लिखा गया। जाइलम की कोशिका भित्ति क्या होती है? मोटी होती है, और जबकि फ्लोएम की कोशिका भित्ति क्या होती है बच्चों? पतली होती है। इसमें केंद्रक कोशिका द्रव नहीं पाया जाता जाइलम में। जाइलम में कोशिका द्रव नहीं पाया जाता, इसीलिए नहीं मृत है बच्चों, और फ्लोएम में कोशिका द्रव पाया जाता है इसीलिए जीवित है। तो ध्यान दीजिएगा कि कोई भी कोशिका मृत कब होती है? जब उसमें कोशिका द्रव नहीं पाया जाए, और जीवित है तो कोशिका द्रव पाया जाएगा। तो एक अंतर तो आपका ऐसी से दो अंतर तैयार हो जाएगा कि जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें कोशिका द्रव नहीं होता है। तो फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है क्योंकि इसमें कोशिका द्रव होता है। ठीक है, और याद रखिएगा जाइलम की कोशिका भित्ति में लिग्निन जमा रहता है। लिग्निन एक सीमेंट की तरह पदार्थ होता है जो कोशिका को क्या करती है बच्चा? मोटा कर देती है। तो जाइलम में क्या जमा रहता है कोशिका भित्ति में? लिग्निन, जबकि फ्लोएम की कोशिका भित्ति में बच्चों सेलुलोज जमा रहता है। यानी जाइलम की कोशिका भित्ति लिग्निन की बनी रहती है और फ्लोएम की कोशिका भित्ति बच्चों सेलुलोज की बनी रहती है। ये 5 अंतर हो गया। एक और अंतर आप लिख सकते हैं, जाइलम में ना परिवहन, जाइलम में परिवहन बच्चों ऊपरीगामी होता है। ऊपरीगामी बोलने का मतलब होता है नीचा से ऊपर जाता है। ठीक है, जबकि फ्लोएम में परिवहन, फ्लोएम में
परिवहन ऊपरीगामी और अधोगामी दोनों होता है। ठीक है बच्चों, ये भी याद रखिएगा, एक अंतर ये भी हो गया। जाइलम में परिवहन ऊपरीगामी होगा, केवल नीचा से ऊपर जाएगा, जाइलम ऊपर से नीचा नहीं ला पाएगा। जाइलम का काम होता है केवल नीचे से जल और खनिज लवण को ऊपर ले जाना, जबकि फ्लोएम ऊपर भी ले जाती है और नीचे भी लाती है, यानी ऊपरीगामी ये गामी है, ऊपरीगामी और अधोगामी दोनों होता है। फ्लोएम में ऊपरीगामी परिवहन भी होता है, ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये गामी लिखा हुआ है, ऊपरी गामी है, ये अधोगामी है। यानी जाइलम में परिवहन ऊपरीगामी होता है केवल, जबकि फ्लोएम में ऊपरीगामी और अधोगामी दोनों होता है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बच्चों, क्या करा दूसरे नंबर में। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। इस दूसरे नंबर में क्या कर रहा है, लाल रक्त कोशिकाओं जिसको आरबीसी कहते हैं, उसकी संरचना और कार्य का वर्णन करने बोला है। ये क्वेश्चन 2014 में ऑलरेडी पूछा गया बच्चों कि लाल रक्त कोशिकाओं के रचना और कार्य को लिखें, यानी कहने का मतलब लाल रक्त कोशिकाओं की बनावट को लिखना है, उसके हमको कार्य को लिखना है। तो देखिए लाल रक्त कोशिका जिसको आरबीसी कहते हैं, उनकी संख्या हमारे रक्त में 40 से 55 लाख 40 से 55 लाख प्रति घन मीटर होती है बच्चों, प्रति घन मिलीमीटर होती है। यानी 1 मिलीमीटर लंबा, 1 मिलीमीटर चौड़ा, 1 मिलीमीटर ऊंचा स्थान में लगभग 40 से 55 लाख आरबीसी हमारे ब्लड में रहता है बच्चों। ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, और इस हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण हमारे जो आरबीसी है उसका रंग क्या होता है बच्चों, लाल होता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। आरबीसी का रंग लाल होने का कारण है इसमें हीमोग्लोबिन का पाया जाना। और ये जो हीमोग्लोबिन है ना बच्चों, यही हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में भी मदद करती है। ठीक है, और लाल रक्त कोशिकाएं की जो होती है, ये जो आरबीसी होती है उसकी कोशिकाएं केंद्रक रहित होती है, यानी इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता, और इसके किनारे जो होते हैं ना बच्चों, ये किनारे उठे हुए होते हैं और ये बीच में चिपटा होता है। जो इसके किनारे होते हैं वो थोड़े उठे हुए होते हैं। और आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों तक होता है। हमारे शरीर में जो भी आरबीसी बनता है वो 120 दिन के बाद लगभग मर जाता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो अप्रोक्स 120 से 130 दिन के बीच में जाता है। एवरेज 120 माना गया, लेकिन कभी कभी 110 से 130 भी लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आरबीसी की बनावट आप लोगों को समझ में आ गई कि जो आरबीसी है बच्चों, उसकी संख्या हमारे शरीर में 40 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। घन मिलीमीटर बोलने का मतलब होता है मिलीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होती है। और इसकी कोशिकाएं केंद्रक रहित होती है, इसकी कोशिका में कोई केंद्रक नहीं पाया जाता, और इसके किनारे जो है वो उठे हुए रहते हैं। और आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है। 120 दिनों के बाद आरबीसी हमारा क्या होता है बच्चों, समाप्त हो जाता है। अगर आरबीसी का कार्य बोले तो आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर से हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करती है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर निकालने के लिए कोशिकाओं से फेफड़ों तक लाने का काम करती है। यानी कहने का मतलब था आरबीसी का पहला काम हो गया ऑक्सीजन को हमारे फेफड़े से कोशिकाओं तक पहुंचाना, और दूसरा काम हो गया कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से फेफड़े तक लाना, ताकि वो वहां से सांस के द्वारा बाहर निकल सके। इसके अलावा यह हमारे अस्थि मज्जा को भी बनाती है। हमारे हड्डियों के अंदर जो अस्थि मज्जा पाया जाता है वह भी आरबीसी से ही बनता है बच्चों। तो ठीक है, समझ में आ गया आरबीसी क्या होता है। आरबीसी की रचना और कार्य भी क्लियर हो गई। हमारे ब्लड में 40 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर आरबीसी पाया जाता है। इसका रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नामक एक लोह प्रोटीन पाया जाता है। यानी वह प्रोटीन जो लोहे से बना हुआ है उसको लोह प्रोटीन कहते हैं, और इसी के कारण हमारे खून का रंग लाल होता है। और यही हीमोग्लोबिन ही हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में भी मदद करता है। ठीक है बच्चों, तो इसका ये हमारे शरीर में 120 दिनों तक जिंदा रह सकता है। इसके काम के बारे में बोले तो पहला काम हो गया कि यह ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाती है। दूसरा काम हो गया कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े से बाहर निकालती है। और तीसरा काम हो गया अस्थि मज्जा का निर्माण करती है। क्लियर हो गया बच्चों 2 नंबर। अब अगला 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। 2015, 2016 और 2022 में ये
पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से पत्तियों में मौजूद रंध्र द्वारा होता है। पत्तियों में जो रंध्र मौजूद होता है, जो छोटे छोटे छिद्र मौजूद होते हैं, इसको स्टोमाटा कहते हैं बच्चों। इस स्टोमाटा के द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। शरीर की भीतरी सतह पर विसरण क्रिया द्वारा भी गैसों का आदान प्रदान होता है। शरीर के भीतर विसरण क्रिया के द्वारा भी गैसों का आदान प्रदान होता है। इसके अलावा जलों की जो मूल रोम होती है, मूल रोम भी मिट्टी से ऑक्सीजन ग्रहण करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है। तो विसरण क्रिया भी कई रूपों में होती है। सबसे पहला तो पत्तियों में जो रंध्र मौजूद होते हैं, उस रंध्र के द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। शरीर की भीतरी सतह पर विसरण क्रिया के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। और तीसरा होता है जो पत्तियों की मूल रोम होती है, उस मूल रोम के द्वारा भी ऑक्सीजन गैस ग्रहण किया जाता है और CO2 गैस को छोड़ा जाता है। तो ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्लियर होता है बच्चों। और ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए 3 साल पूछा जा चुका है। अब हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों कि चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों, उस चौथे नंबर क्वेश्चन बोला गया रक्त क्या है और मनुष्य में RBC की संख्या बताया। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना RBC की संख्या क्या होती है बच्चों, देख लीजिए। अभी मैंने बताया आपको RBC की संख्या होती है 40 से 55 लाख प्रति घन मीटर। ठीक है बच्चों। तो वही चीज यहाँ दोबारा से पूछा गया है कि रक्त क्या है, अब मनुष्य के शरीर में RBC की संख्या कितनी होती है। तो मैंने लिखा 5 × 10⁻6 प्रति घन मिलीमीटर। ठीक है बच्चों। आप ये एक निश्चित पॉइंट में लिख दिया मैंने मिलीमीटर। आप लोग इसको 40 से किसी किसी में कम होता है, किसी किसी में ज्यादा होता है। तो ये एक एवरेज निकाला गया है, 5 × 10⁻6 प्रति घन मिलीमीटर होता है बच्चों। तो जो रक्त है, रक्त एक तरल संयोजित होता है बच्चों, जिसका रंग लाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। रक्त एक तरल संयोजित होता है जिसका रंग लाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन एक लौह प्रोटीन है और हीमोग्लोबिन की मौजूदगी के कारण ही रक्त का रंग क्या होता है बच्चों? लाल होता है। और ये जो रक्त है, ये श्वसन गैसों के आदान प्रदान में हमारी मदद करता है। अब मनुष्य में RBC की संख्या कितनी होती है? 5 × 10⁻6 प्रति घन मिलीमीटर होता है। यानी 1 मिलीमीटर क्यूब में 5 × 10⁻6 लगभग 50 लाख। ये 5 × 10⁻6 मतलब हो गया 50 लाख। तो लगभग 50 लाख जो RBC है वो हमारे ब्लड में प्रति घन मिलीमीटर होते हैं। ये एक एवरेज माना गया है, लेकिन एक्चुअल में अगर किसी किसी में कम होता है, किसी किसी में बेसी होता है, तो मैंने लिख दिया है 40 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर तक RBC हमारे ब्लड में होता है बच्चे। लेकिन एग्जैक्ट अगर पूछा जाए ऑब्जेक्टिव वगैरह में, तो आप 5 × 10⁻6 ही लिखिएगा। ठीक है बच्चों। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्लियर होता है, रक्त क्या है और मनुष्य में इसकी संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन पूछा गया 2015 में। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5वां नंबर ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, रक्त यानी ब्लड या रुधिर जो भी कहिए और लासिका में क्या अंतर है। और ये क्वेश्चन 16 में और 24 में भी पूछा गया है। ठीक है, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रक्त और लासिका में अंतर। तो देखिए, एक तरफ मैंने रक्त लिख दिया, रक्त का रक्त की तरफ, एक तरफ लासिका लिख के लासिका का लासिका की तरफ लिख दिया बच्चे। तो रक्त और लासिका में पहला अंतर क्या होता है कि रक्त जो है लाल होता है। ठीक है, जबकि लासिका रंगीन नहीं होगा बच्चों, रंगहीन होगा। रक्त लाल होता है और लासिका क्या होता है बच्चों? रंगहीन होता है। रक्त में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन लासिका में प्रोटीन की मात्रा कम होती है। क्योंकि सबसे बड़ा बात तो है कि रक्त में आपको लो प्रोटीन हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि लासिका में नहीं पाया जाता है। तो निश्चित तौर पर रक्त में प्रोटीन की मात्रा हीमोग्लोबिन के कारण अधिक होती है, जबकि लासिका में प्रोटीन की मात्रा क्या होती है बच्चों? कम होती है। रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, इसी हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग क्या होता है बच्चों? लाल होता है, जबकि लासिका में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। रक्त जो है ये उत्सर्जित पदार्थ इसमें कम होता है। रक्त का मेन काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तथा हार्मोन्स का परिवहन करना। ठीक है, उत्सर्जित पदार्थ को निकालने का काम रक्त बहुत कम करती है, लेकिन उत्सर्जित पदार्थ को अधिक मात्रा में निकालने का काम कौन करती है? लासिका करती है। इसीलिए जो लासिका होती है बच्चों, उस लासिका में उत्सर्जित पदार्थ की मात्रा ब्लड से ज्यादा होती है। ठीक है, और याद रखिएगा जो रक्त है उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, जबकि लासिका में प्रोटीन की मात्रा कम होती है।
उसके बाद रक्त तेजी से बहता है और लासिका जो है बच्चों वो धीमी गति से बहती है। तो ये कुछ अंतर थे जो हम लोगों ने देख लिया। ये क्वेश्चन 2016-2024 में पूछा गया है। रक्त और लासिका में क्या अंतर है? तो रक्त लाल होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन भी एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि इसमें नहीं पाया जाता, इसलिए इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, और रक्त में प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होती है। और इसके अलावा रक्त जो है इसमें उत्सर्जी पदार्थ कम होते हैं, जबकि लासिका में उत्सर्जी पदार्थ ज्यादा होता है। और रक्त के बहने की गति काफी तीव्र होती है हमारे शरीर में, जबकि लासिका हमारे शरीर में स्लो गति से बहता है। हालांकि लासिका भी तरल संयोजी ऊतक ही है, लेकिन इसकी गति क्या होती है बच्चों? धीमी होती है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो 5वां नंबर मेरे अंदाज से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा रक्त और लासिका में क्या अंतर है। अब हम लोग देखते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन को। 6ठा और 7वां देख लेते बच्चों। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 6ठा नंबर कह रहा है परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो परिसंचरण तंत्र क्या? ये क्वेश्चन 2017 में ऑलरेडी पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, रक्त हमारा हृदय और रक्त वाहिनियों से मिलकर बना तंत्र परिसंचरण तंत्र कहलाता है। हमारे ब्लड, हार्ट और जो रक्त वाहिनियां है, धमनी और शिरा, इससे मिलकर हमारे शरीर में जो तंत्र बनता है उस तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? परिसंचरण तंत्र। यानी निश्चित तौर से ये क्लियर हो गया कि हमारे शरीर के परिसंचरण तंत्र में क्या रहता है? रक्त रहता है, हृदय रहता है और रक्त वाहिनी रहती है। रक्त, हृदय और रक्त वाहिनी मिलके परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती है बच्चों। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो ये परिसंचरण तंत्र क्या है? तो रक्त, हृदय और रक्त वाहिनियों का कॉम्बिनेशन परिसंचरण तंत्र कहलाता है बच्चों। और इसके द्वारा ऑक्सीजन, हार्मोन और पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। यानी परिसंचरण तंत्र के द्वारा ही बच्चों हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन, हार्मोन और पोषक तत्व पहुंचाए जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड तथा उत्सर्जी पदार्थों का शरीर के विभिन्न अंगों से बाहर निकलने में मदद करता है। यानी परिसंचरण तंत्र जो है बच्चों वह रक्त, हृदय और रक्त वाहिनी से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और जिसका काम होता है ऑक्सीजन, हार्मोन और पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। और इसके अलावा जो हानिकारक और अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और बेकार के उत्सर्जी पदार्थ, इनको शरीर से बाहर निकालने में भी परिसंचरण तंत्र का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों, परिसंचरण तंत्र क्या है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये क्वेश्चन कर रहा है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी O2 और CO2 का परिवहन कैसे होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मानव शरीर में कैसे होता है। तो नंबर 1, ऑक्सीजन का परिवहन मानव शरीर में कैसे होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो इसको हम लोग पिछले चैप्टर में भी देख चुके हैं कि जब हम लोग सांस लेते हैं ना बच्चों, तो सांस के द्वारा ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है, फेफड़े में पहुंचती है, और फेफड़ा में जो हीमोग्लोबिन रहता है उस हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके वह ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। सांस लिए, ऑक्सीजन शरीर के अंदर गया, फेफड़े में पहुंचा, और फेफड़ा में जो रक्त में हीमोग्लोबिन, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन मौजूद है उस हीमोग्लोबिन से रिएक्शन किया और रिएक्शन करके बनाया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है, फिर शरीर की कोशिकाओं के अंदर जाता है, और जाकर के वहां पर वो टूट जाता है, शरीर की कोशिकाओं के बाहर टूट करके हीमोग्लोबिन बाहर रह जाता है, और ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं के अंदर चला जाता है। इस प्रकार शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिलता है, और हमारे कोशिकाओं के अंदर छोटी आंत के द्वारा, इलियम के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट जमा रहता है उस कार्बोहाइड्रेट से ये ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके CO2 बनाता है, ऊर्जा मुक्त करता है। अब ये जो CO2 का परिवहन कैसे होता है? ये CO2 श्वास श्वसन द्वारा बनने वाला जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है वह कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यानी कोशिकाओं में नहीं, लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं लिखना चाहिए। कोशिकाओं के बाहर जो कोशिकाओं के बाहर ये हीमोग्लोबिन मौजूद है हमारा, इस हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्शन किया, रिश्वा बनाया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाया बच्चों? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है रुधिर परिसंचरण तंत्र के द्वारा फेफड़ा में पहुंचा,
CO2 टूट के अलग हो गया, हीमोग्लोबिन अलग हो गया, CO2 सांस के द्वारा बाहर निकल गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि हमारे शरीर में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कैसे हुआ। तो सांस के द्वारा जो हम लोगों ने ऑक्सीजन लिया वो फेफड़े के हीमोग्लोबिन से रिएक्शन किया और करके बनाया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये रुधिर परिसंचरण तंत्र के द्वारा हमारे कोशिकाओं तक पहुंची और टूट करके हीमोग्लोबिन अलग हो गई। ठीक है बच्चों, और ऑक्सीजन अलग हो गई। ऑक्सीजन कोशिकाओं के अंदर जाती है और कोशिकाओं के अंदर जो अपना कार्बोहाइड्रेट है उस कार्बोहाइड्रेट से अभिक्रिया करके CO2 बनाती है। तो दूसरे नंबर में CO2 का परिवहन लिख दिया, यानी श्वसन के द्वारा क्या बना, CO2 जो बना, ये CO2 कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाई और रुधिर परिसंचरण तंत्र के द्वारा फेफड़े में पहुंची। फेफड़े में पहुंच के ये CO2 अलग हो गया, हीमोग्लोबिन अलग हो गया और CO2 सांस के द्वारा बाहर निकल गया। तो इस प्रकार ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हमारे शरीर में होता है बच्चों। और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर को उतार लीजिएगा बच्चों। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 8वां और 9वां नंबर क्वेश्चन बच्चों। 8वें नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 8वें नंबर क्वेश्चन में कर रहा है बच्चों कि पौधे में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। हमारे पौधे में जो भी पौधे होते हैं उस पौधे में जल और खनिज लवण का परिवहन कैसे होता है। तो देख लीजिए, अगर हम लोगों ने अभी पढ़ा बच्चों कि जो भी पौधे होते हैं उस पौधे में दो तरह के ऊतक पाए जाते हैं। एक जाइलम होता है जो जड़ से खनिज लवण को ऊपर पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। तो निश्चित तौर पे ये क्लियर हो गया कि पौधे में जो परिवहन की क्रिया होती है वो जाइलम के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है बच्चों, जाइलम। जल और खनिज लवण को जमीन से अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल जाइलम का होता है बच्चों। तो वही मैंने इसमें जवाब में लिखा है कि पौधे में जल और खनिज लवण के वहन के लिए जाइलम नामक, नमक लिखा गया है, जाइलम नामक कोशिकाएं होती है। पौधे में जल और खनिज लवण के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए कौन सी कोशिका पाई जाती है बच्चों, जाइलम। ठीक है, पौधे की जड़ में मौजूद प्रसारण क्रिया द्वारा, और पौधे की जड़ में प्रसारण क्रिया होता है, उस प्रसारण क्रिया के द्वारा जमीन से जल और खनिज लवण को पत्तियों पौधे क्या करती है, अवशोषित करती है और अवशोषित करके जाइलम वाहिनियों में पत्तियों तक पहुंचाती है। ठीक है, यानी जमीन से जो भी जल और खनिज लवण को ये जाइलम कोशिकाएं जो है वो अवशोषित करती है और अवशोषित करके प्रसारण क्रिया के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाती है। ठीक है बच्चों, और इस पत्तियों तक पहुंचने के बाद वहां उन लोगों का प्रकाश संश्लेषण होता है, भोजन बनता है और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल बाहर निकल जाता है, जिससे लगातार जमीन से पत्ती तक जल का एक अक्षुण स्तंभ बन जाता है और इसी स्तंभ के द्वारा कंटिन्यू जो जमीन से जल जो है बच्चों वो ऊपर पत्तियों तक पहुंचते रहता है। ठीक है, तो इस क्रिया द्वारा जल और खनिज लवण का परिवहन होता है। समझ में आ गया आप लोगों को, जल और खनिज लवण का परिवहन पत्तियों में कैसे होता है। ठीक है, तो जाइलम कोशिकाएं होती है, जाइलम कोशिकाओं के द्वारा जल और खनिज लवण का परिवहन पत्तियों तक होता है। जड़ जो है वह जमीन से जल और खनिज लवण को अवशोषित करती है और प्रसारण क्रिया के द्वारा ये जल और खनिज लवण जो है धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, पत्तियों तक पहुंचता है और पत्तियों तक जल और खनिज लवण पहुंच जाता है। उसके बाद वहां भोजन बनती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जल जो है भाप बन के बाहर निकल जाता है। ठीक है बच्चों, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है। ठीक है, तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के संयोग से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। मैंने आपको बताया ना कि सांस के द्वारा जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं बच्चों, ऑक्सीजन लेते हैं तो वो हमारे फेफड़े में पहुंचती है और फेफड़े में ब्लड के साथ जो हीमोग्लोबिन है उससे अभिक्रिया करके वह ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है बच्चों। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन शुद्ध रक्त है। शुद्ध रक्त किसको कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को कहते हैं। और याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन के एक अणु में ऑक्सीजन के 4 अणुओं को बांधने की क्षमता होती है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन 19 में और 20 में पूछा गया है। तो जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूछा गया बच्चों तो ये भी पूछ सकता है कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या पूछ सकता है बच्चों,
कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में भी पूछ सकता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? ठीक है, जब ऑक्सी पूछा है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी पूछा जा सकता है। तो सेम जवाब देंगे CO2 और, इसका आंसर हो जाएगा CO2 और जो अपना हीमोग्लोबिन होता है उस हीमोग्लोबिन के संयोग से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है बच्चों। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के संयोग से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है ना बच्चों, ये अशुद्ध रक्त है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या है बच्चों? यह अशुद्ध रक्त है, यानी यह अशुद्ध रक्त है। ये याद रखिएगा, ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त जो होता है शुद्ध होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रक्त जो है बच्चों अशुद्ध होता है। जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूछा गया है तो मेरे अंदाज से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप लोगों को लिख दिया बच्चों। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, रक्त का कार्य लिखे। ये 2020 में पूछा गया है, इसके बाद भी कई बार पूछा गया है, मेरे पास उसका डाटा नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त का काम क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, रक्त का पहला काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना। मैंने आपको बताया ना कि इसमें जो RBC में जो हीमोग्लोबिन मौजूद रहता है बच्चों, वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो पहला काम होगा ऑक्सीजन का परिवहन करना। दूसरा होता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। क्यों बच्चों? पहला तो क्या आप लोग समझ में आ गया, ऑक्सीजन का परिवहन करना। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, क्योंकि जो ऊतक के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करता है और इस बार बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है, और शरीर के विभिन्न भागों से फेफड़े में पहुंचता है और वहां से CO2 सांस के द्वारा बाहर निकल जाता है। अगला है इसका कार्य पोषक तत्व को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है बच्चों। पोषक तत्व को भी शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है रक्त। उसका उत्सर्जित पदार्थ और हार्मोन का भी परिवहन ब्लड के द्वारा होता है। उसके बाद रक्त में WBC मौजूद होता है बच्चों। ये WBC जो है रोगाणुओं से लड़ने में हमारी मदद करता है। हमारे शरीर में जो रोगाणु मौजूद होते हैं जो हमें रोग उत्पन्न करते हैं, उससे लड़ने का काम कौन करता है बच्चों? WBC करता है। WBC हमारे रोगाणुओं से लड़ने का काम करता है। शरीर में जो रोगाणु है उनसे लड़ता कौन है बच्चों? WBC लड़ता है। और इसके अलावा हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स पाया जाता है जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है, क्योंकि प्लेटलेट्स में फाइब्रिनोजिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है बच्चों, याद रखिएगा फाइब्रिनोजिन। और ये फाइब्रिनोजिन जो है वह ब्लड को जमाने में मदद करता है। इसी कारण हमारा अगर कहीं कट गया फट गया तो जो खून का बहना है वह रुक जाता है, क्योंकि ये ब्लड जम जाती है तो खून का बहना रुक जाता है, शरीर से खून बाहर नहीं निकलता है बच्चों। जिसका प्लेटलेट्स कमजोर रहेगा या नहीं रहेगा, उसका अगर एक बार कट गया तो ब्लड का बहना बंद नहीं होगा बच्चों, कंटिन्यू बढ़ते रहेगा, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और उस बीमारी को कहते हैं हम लोग बच्चों हीमोफीलिया। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये सारे का ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है ना बच्चों, इसका परिवहन में RBC का रोल होता है। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं का रोल होता है जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बांधती है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो रक्त के कार्य आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या? मानव में परिवहन तंत्र के विभिन्न घटक कौन से हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। विभिन्न घटक कौन से, लेकिन वर्णन हमको 2 का करना है। घटक अगर आप 5, 6, 7 जो भी लिखना लिख दीजिए, लेकिन वर्णन आपको 2 का ही करना है। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा, मानव में परिवहन तंत्र के घटक जो है, पहला हृदय, दूसरा है रुधिर या रुधिर वाहिनी या रक्त वाहिनी, नासिका। यानी ये जो है चारों, ये परिवहन तंत्र के घटक है। यानी कहने का मतलब हो गया, इन्हीं चारों के द्वारा हमारे शरीर में उपयोगी पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और अनुपयोगी पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं। किसके द्वारा? हृदय के द्वारा, रुधिर के द्वारा, रुधिर वाहिनी के द्वारा और नासिका के द्वारा बच्चों।
तो हमने इसमें जो दो का वर्णन किया है, किसका किया है? हृदय और रक्त वाहिनी का। ठीक है बच्चों, तो जो हृदय है, हृदय मानव शरीर का केंद्रीय पंप अंग है। यानी ये केंद्रीय पंप अंग बोलने का मतलब होता है कि ये किसी चीज को खींचती भी है और ठेलती भी है, दोनों काम करती है। तो ये केंद्रीय पंप अंग है बच्चों, हृदय। ठीक है, यह शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करती है। तो हृदय केंद्रीय पंप अंग है, जो वक्ष गुहा में रहता है, लिख सकते हैं, यह वक्ष गुहा में रहता है बच्चों। ठीक है, यह केंद्रीय पंप अंग है और ये ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में मदद करता है। यानी ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के विभिन्न भागों से निकाल करके फेफड़े के द्वारा बाहर निकालने में काम करता है, क्योंकि हमारे शरीर में बनने वाला सबसे हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरा है रुधिर या रुधिर वाहिनी या रक्त। रुधिर या रक्त, तो रुधिर या रक्त बच्चों हमारा तरल संयोजी ऊतक है और इसके द्वारा ऑक्सीजन, हार्मोन और पोषक तत्वों का शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। पोषक तत्व शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, और कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ को कोशिकाओं से निश्चित स्थान तक पहुंचाया जाता है ताकि वह बाहर निकले। तो रुधिर के बारे में भी मैंने बता दिया। रुधिर क्या है बच्चों? रुधिर जो है तरल संयोजी ऊतक है जिसके द्वारा ऑक्सीजन, हार्मोन और पोषक तत्व शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य उत्सर्जी पदार्थ शरीर की कोशिकाओं से निश्चित स्थान तक पहुंचाए जाते हैं ताकि वो वहां से बाहर निकल सके। ठीक है बच्चों, तो ये हृदय का काम भी हम लोगों का समझ में आ गया। तो मैंने 4 लिखा है, लेकिन इसमें से समझाया कितना बच्चा आप लोगों को? 2, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला गया किसी 2 का वर्णन करे। ठीक है बच्चों, अब हम 12वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जो 12वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, वो 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 12वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है लासिका क्या है, इसके कार्य लिखे। लासिका क्या है, इसके कार्य लिखे। तो लिखिएगा लासिका जो है रक्त की तरह एक तरल संयोजी ऊतक है। जैसे रक्त तरल संयोजी ऊतक है, वैसे लासिका भी तरल संयोजी ऊतक है, लेकिन इसका रंग लाल नहीं होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए इसका रंग लाल नहीं होता है। ठीक है, और इसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन भी नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि हम सबों ने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के परिवहन में हीमोग्लोबिन की भूमिका होती है और लासिका में हीमोग्लोबिन होता नहीं है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन भी नहीं करता है। और हीमोग्लोबिन नहीं होता, तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, इसमें प्रोटीन की मात्रा भी काफी कम होती है। ठीक है, तो लासिका के बारे में समझ में आ गया। यह भी रक्त की तरह एक तरल संयोजी ऊतक है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसका रंग लाल नहीं होता है और ये प्रोटीन इसमें कम मात्रा में होता है बच्चों। ठीक है, अब इसका कार्य देख लेते हैं। इसका कार्य, पहला कार्य होगा उत्सर्जी पदार्थों का वहन करना। लासिका का पहला काम क्या है बच्चों? उत्सर्जी पदार्थों का वहन करना। उत्सर्जी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना लासिका का काम होता है। मुख्य रूप से लासिका शरीर से हानिकारक पदार्थों के परिवहन में मदद करती है। दूसरा होता है ये हानिकारक रोगाणुओं को भी नाश करती है, नष्ट कर देती है और शरीर की रक्षा करती है। ठीक है, शरीर के घाव को भी भरने में यह मदद करती है और पचे हुए भोजन के अवशोषण में भी यह मदद करती है। तो लासिका के कई काम है बच्चों: उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन करना, हानिकारक रोगाणुओं को नाश करके शरीर की रक्षा करना, शरीर में अगर कहीं घाव हो गया तो उस घाव को भरने का काम भी लासिका करती है और पचे हुए भोजन के अवशोषण में भी लासिका का बड़ा रोल होता है। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। लासिका हमारी रक्त की तरह ही तरल होता है, लिक्विड होता है और एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ता है, इसलिए यह भी एक तरल संयोजी ऊतक है। बट ये बहुत स्लो काम करता है। ब्लड का गति जो है लासिका की बनस्पत कई गुना ज्यादा तीव्र होता है बच्चों। ठीक है, 12वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 13वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों हम लोग। देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला बच्चों? 13वां नंबर बोला वाष्पोत्सर्जन और स्थानांतरण में क्या अंतर है। तो ध्यान दीजिएगा, वाष्पोत्सर्जन और स्थानांतरण में क्या अंतर है। तो एक तरफ वाष्पोत्सर्जन लिख दीजिए, एक तरफ स्थानांतरण, बीच में ये लाइन दे दीजिए ताकि एक तरफ वाष्पोत्सर्जन के बारे में लिख सके, एक तरफ स्थानांतरण के बारे में लिख सके। ठीक है बच्चों, तो वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या है? पौधे में पत्तियां होती है, उस पत्तियों के रंग लिखा गया बच्चों। पत्तियों के रंध्रों से वाष्प का
निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यानी पत्तियों के, ऐसे भी सकते हैं, पत्तियों के रंध्रों से जल का वाष्प के जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ऐसे भी लिखा जा सकता है बच्चों, पत्तियों के रंध्रों से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जबकि पत्तियों से में जो भोजन तैयार होती है, उस भोजन का पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचना स्थानांतरण कहलाता है। समझ में आ गया? पत्तियों के रंध्रों से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन, और पत्तियों में जो भोजन तैयार है, वह तैयार भोजन का शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचना क्या कहलाता है बच्चों? स्थानांतरण कहलाता है। ये क्लियर हो गया? वाष्पोत्सर्जन में बच्चों ताप का योगदान है। वाष्पोत्सर्जन ताप का योगदान है। ताप जितना होगा, हीट जितना होगा, वाष्पन की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया उतनी तीव्र होगी। जबकि स्थानांतरण में किसका योगदान है बच्चों? फ्लोएम का योगदान है, क्योंकि पौधे के पत्तियों में जो भोजन तैयार होता है, उस तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल किसका होता है बच्चों? फ्लोएम का होता है। तो इसमें ताप का योगदान होता है वाष्पोत्सर्जन में, और स्थानांतरण में फ्लोएम का योगदान होता है। ये 2 पॉइंट ही काफी है इस क्वेश्चन के लिए बच्चों। ये 2021 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मैंने आपको बताया ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं अपना एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें सारे लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का मैं आप लोगों को बता दूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो क्वेश्चन मैं आपको इस अगले वीडियो में बता दूंगा बच्चों। तो लेसन 3 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, आपको बायोलॉजी का पूरा लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 इसके सारे क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन को ले रहे हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। 14 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर क्या कर रहा है? रक्त का द्विगुण परिवहन क्या है? ये 2022 में पूछा है। द्विगुण परिवहन का मतलब होता है 2 बार परिवहन। जब एक ही चीज या एक ही पदार्थ किसी चीज से 2 बार गुजरे एक क्रिया को पूरा करने में, तो उसको हम द्विगुण परिवहन कहते हैं। यानी रक्त अगर एक चक्र पूरा करता है, तो उस एक चक्र को पूरा करने के लिए हृदय से वह कितनी बार गुजरता है बच्चों? 2 बार गुजरता है। और इसी को हम लोग रक्त का द्विगुण परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? द्विगुण परिवहन कहते हैं, रक्त का द्विगुण परिवहन। यानी रक्त हृदय में एक चक्र पूरा करने के लिए हृदय से 2 बार गुजरती है, जिसको हम लोग रक्त का द्विगुण परिवहन कहते हैं बच्चों। रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन कोशिकाओं के में श्वसन द्वारा बनने वाले कार्बन ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। सबसे पहले रक्त क्या करता है? जो हीमोग्लोबिन जो हमारे कोशिकाओं तक रहती है, तो श्वसन क्रिया के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है बच्चों, इस कार्बन डाइऑक्साइड से हीमोग्लोबिन अभिक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो हृदय से फेफड़ा में पहुंचता है। ठीक है, और फेफड़ा में हीमोग्लोबिन तो CO2 में टूट कर अलग हो जाता है। फेफड़ा में पहुंचा हीमोग्लोबिन और CO2 में टूट कर अलग हो गया। ऐसा क्वेश्चन मैं अभी आपको 2-3 बार समझा चुका हूं। और ये CO2 सांस के द्वारा बाहर निकल गया। पर हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन, वही हीमोग्लोबिन जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेके गया था फेफड़ा में, वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने के बाद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके इस बार बना लेता है। अभिक्रिया कर फेफड़े में वापस हृदय में आता है। सॉरी, हम इस लिखना छूट गया है। तो इस बार वह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यहां लिख दीजिएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या बनाते हैं बच्चों? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके फेफड़ा के द्वारा हृदय में वापस आता है। यानी एक बार ये हीमोग्लोबिन गया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना के, और फिर वापस वही हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन को लेके हमारे हृदय में पहुंचा। तो इस प्रकार रक्त जो है हृदय से 2 बार गुजरा। एक बार कार्बन डाइऑक्साइड को लेके गुजरा, ठीक है, और दूसरी बार वही रक्त ऑक्सीजन को लेके वापस आया। तो इस प्रकार इसको हम कहते हैं रक्त का द्विगुण परिवहन। क्या कहते हैं बच्चों? द्विगुण परिवहन कहते हैं, रक्त का द्विगुण परिवहन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया रक्त का द्विगुण परिवहन क्या है? यानी एक चक्र पूरा करने में हृदय जो है हमारे रक्त जो है हमारे हृदय से 2 बार गुजरती है, तो इसी को हम लोग कहते हैं रक्त का द्विगुण
परिवहन। ठीक है बच्चों, अब 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज को ध्यान किया बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धमनी और शिरा में क्या अंतर है। क्या कर रहा है बच्चों, धमनी और शिरा में क्या अंतर है। तो मैंने उसी तरह एक तरफ धमनी लिखा है, एक तरफ शिरा लिखा है, और बीच में लाइन खींच दिया है। ठीक है बच्चों, तो यह शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक, यह शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। और शिरा जो बच्चों, यह अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में लाता है। तो पहला हो गया, धमनी जो है शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, और शिरा जो है बच्चों, वह अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में लाता है। धमनी में कपाट नहीं होता बच्चों, शिरा में कपाट होता है। धमनी में कोई कपाट नहीं होता है, शिरा में कपाट होता है बच्चों। और धमनी की दीवार जो है मोटी होती है, जबकि शिरा की दीवार जो है बच्चों पतली होती है। इसके अलावा अगला है, धमनी में रक्त का बहाव तेजी से होता है, और शिरा में रक्त का बहाव धीमी गति से होता है बच्चों। तो इस तरह ये जो हमारा 15वां नंबर क्वेश्चन में क्लियर हो गया। 2017, 22 और 19 में पूछा गया है। तो फिर से बात समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धमनी का काम क्या होता है बच्चों, धमनी का काम होता है शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाना, और शिरा का काम होता है शुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिले हुए रक्त को अशुद्ध रक्त कहते हैं, और ऑक्सीजन मिले हुए रक्त को हम शुद्ध रक्त कहते हैं। यानी धमनी ऑक्सीजन मिले हुए रक्त को यानी शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। शिरा कार्बन डाइऑक्साइड मिले हुए रक्त को यानी अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में लाने का काम करता है। धमनी में कोई कपाट नहीं होता, जबकि शिरा में कपाट होता है। धमनी की दीवार मोटी होती है, जबकि शिरा की दीवार पतली होती है। धमनी में रक्त की गति तीव्र होती है, जबकि शिरा में रक्त की गति धीमी होती है बच्चों। ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 16 नंबर में क्या कर रहा है, रक्त के जमने में पट्टिकाणुओं की भूमिका बता। देखिए पट्टिकाणु को ना कहीं कहीं बिंबाणु लिखता है बच्चों, कहीं कहीं बिंबाणु लिखेगा, कहीं कहीं थ्रोम्बोसाइटस लिखेगा, थ्रोम्बोसाइटस लिखेगा। ठीक है बच्चों, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जो पट्टिकाणु होते हैं वो रक्त के जमने में मदद करते हैं। क्यों मदद करते हैं बच्चों, इसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन इसको ध्यान से देखिए। ऐसे थ्रोम्बोसाइटस या बिंबाणु भी कहा जाता है। पट्टिकाणु को ही बच्चों हम लोग थ्रोम्बोसाइटस या बिंबाणु भी कहते हैं। पट्टिकाणुओं से कई प्रकार के पदार्थ निकलते हैं जो रक्त के थक्का जमने में मदद करते हैं। मैंने अभी बताया ना, पट्टिकाणुओं से फाइब्रिनोजन नामक एक प्रोटीन निकलता है बच्चों, जो रक्त के जमाने में मदद करता है। और कहीं अगर हमारा फट गया तो जो रक्त का बहाना है वो रक्त का बहाना रुक जाता है। ठीक है बच्चों, ये 2022 में पूछा है कि रक्त के जमने में पट्टिकाणु की क्या भूमिका, तो कह सकते हैं पट्टिकाणु जो हमारे ब्लड के जमाने में मदद करता है, और इसी को हम लोग थ्रोम्बोसाइटस या बिंबाणु भी कहते हैं। पट्टिकाणुओं में कई प्रकार के पदार्थ निकलते हैं, पट्टिकाणु से कई प्रकार के पदार्थ निकलते हैं बच्चों, जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। और याद रखिएगा, इसको हम लोग इसमें जो ये पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, इसको फाइब्रिनोजन कहते हैं। यानी ये जो हमारा पट्टिकाणु है उसमें फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन पाया जाता है, और ये प्रोटीन जो है रक्त को जमाने में हमारी मदद करता है, और रक्त का बहाना रुक जाता है, जिसके कारण किसी व्यक्ति को चोट लगने के बाद अगर कहीं कट फट जाए तो हमारा जो है वो स्थान जम जाता है और खून का बहाना रुक जाता है। अगला, जीवों में परिवहन से आप क्या समझते हैं। देखिए परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, चाहे उपयोगी पदार्थ लेके जाए या अनुपयोगी पदार्थ लेके जाए, चाहे वो पोषक तत्व लेके जाए चाहे वो उत्सर्जी पदार्थ लेके जाए, उससे लेना देना कुछ नहीं है। तो वही चीज मैंने बताया है, जीवों के शरीर में उपयोगी पदार्थ का मूल स्रोत से कोशिकाओं तक पहुंचाना, यानी उपयोगी पदार्थ का मूल स्रोत से कोशिकाओं तक पहुंचाना, और अनुपयोगी पदार्थ तथा हानिकारक पदार्थ का कोशिकाओं से बाहर निकलकर गंतव्य स्थान तक पहुंचना परिवहन कहलाता है। ठीक है बच्चों, यानी उपयोगी पदार्थ का मूल स्रोत से कोशिकाओं तक पहुंचना और अनुपयोगी तथा हानिकारक पदार्थों का कोशिकाओं से निकलकर निश्चित स्थान तक पहुंचना परिवहन कहलाता है। यानी हमारे शरीर को उपयोगी पदार्थों की जरूरत होती है,
तो हमारे शरीर तक उपयोगी पदार्थों को पहुंचाना, और शरीर के अंदर जो हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थ बन गया है उसको बाहर निकालना। इन क्रियाओं में जिस की जरूरत होती है, इस क्रिया में मतलब ये जिस क्रिया के द्वारा होती है उसको परिवहन कहते हैं। यानी उपयोगी पदार्थों को, शरीर में जो उपयोगी पदार्थ होता है वो जहां से निकलता है उसको निश्चित स्थान तक पहुंचाना, और अनुपयोगी पदार्थ को उस स्थान तक पहुंचाना जहां से वो बाहर निकल जाए, जिसको कहते हैं गंतव्य स्थान, उसको हम लोग कहते हैं परिवहन। यानी निश्चित तौर पे परिवहन जीवों के लिए काफी अनिवार्य है, क्योंकि परिवहन की क्रिया नहीं होगी तो कोशिकाओं तक उपयोगी पदार्थ नहीं पहुंच पाएगा, और कोशिकाओं के अंदर जो हानिकारक पदार्थ बन रहा है वो हमारा बाहर निकल नहीं पाएगा। तो सिंपल से जवाब बोल सकते हैं कि जीवों के शरीर के अंदर उपयोगी पदार्थों का कोशिकाओं तक पहुंचना और अनुपयोगी पदार्थों का कोशिकाओं से निश्चित स्थान तक पहुंचने की क्रिया को परिवहन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब ये जो 18वां नंबर क्वेश्चन है, 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देख लेते हैं बच्चों। 18वां नंबर क्वेश्चन बोला रक्त क्या है, इसका कौन सा घटक गैसीय परिवहन में मदद करता है। तो ध्यान दीजिएगा, रक्त जो है बच्चों एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त तरल संयोजी ऊतक है जिसमें क्या क्या होते हैं, आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, ये तीनों चीज हमारे ब्लड में पाया जाता है। उसके बाद प्लाज्मा भी हमारे ब्लड में होता है, प्लाज्मा भी हमारे ब्लड में होता है। ठीक है बच्चों, तो हमारे ब्लड के घटक है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ठीक है, इसमें जो आरबीसी होता है वही गैसीय परिवहन में हमारी मदद करता है, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के परिवहन में हमारी मदद करता है बच्चों। तो ये 18वां नंबर क्लियर हो गया कि आरबीसी जो है उसमें हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में गैसीय परिवहन की क्रिया होती है। ठीक है बच्चों, देखिए 19वां क्वेश्चन बच्चों क्या कर रहा है। 19वां क्वेश्चन में कह रहा है साइनी ऑरिकुलर नोड, यानी ऐसे नोड क्या है, इससे हम लोग सिरा अलिंद नोड के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए बच्चों, साइनी ऑरिकुलर नोड जो है वह ऐसे नोड जो है वह हृदय का एक भाग है। ठीक है बच्चों, साइनी ऑरिकुलर नोड हृदय का एक भाग है। यह जो है विद्युत संकेत नहीं, विद्युत उत्तेजना कह सकते हैं हम लोग, या फिर विद्युत आवेश भी कह सकते हैं, यह उत्पन्न करता है। ठीक है, साइनी ऑरिकुलर नोड हृदय का ही एक भाग होता है। हृदय की दीवार में जो अपना दायां अलिंद है उसके ऊपरी और पिछली दीवार में होता है। ऐसे नोड दाएं अलिंद के ऊपरी और पिछले दीवार में रहता है बच्चों, और यह एक तरह से विद्युत उत्तेजना या आवेश उत्पन्न करता है, और इसी उत्तेजना या आवेश के कारण हृदय की धड़कन जो है नियंत्रित होती है। ऐसे नोड से उत्पन्न विद्युत संकेत, विद्युत आवेश, विद्युत उत्तेजना, कुछ भी बोल लीजिए, इसी के कारण हमारा हृदय का धड़कन जो है नियंत्रित होता है। इसे हम लोग नेचुरल पेसमेकर के नाम से भी जानते हैं। यह दाएं अलिंद में ऊपरी भाग में स्थित होता है। ऐसे नोड दाएं अलिंद के ऊपरी भाग में स्थित होता है, और इसको हम लोग विद्युत उत्तेजना या विद्युत संकेत या विद्युत आवेश उत्पन्न करने वाला एक नेचुरल पेसमेकर कहते हैं। और अगर हमारा ये जो पेसमेकर या फिर जो भी कहिए साइनी ऑरिकुलर नोड सही ढंग से काम नहीं करेगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने वाला नोड जो है वह साइनी ऑरिकुलर नोड ही है, जो दाएं अलिंद के पिछले भाग में मौजूद होता है। ये क्वेश्चन 2024 से पूछा गया था, और ये भी 2024 से पूछा गया बच्चों। रसारोहण क्या है? रसारोहण यानी पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया को रसारोहण कहते हैं बच्चों। और रसारोहण जो है जाइलम वाहिनी के द्वारा होता है। पत्तियों की जड़ जो है जमीन से जल और खनिज लवण को अवशोषित करती है। पौधों की जड़ जमीन से जल और खनिज लवण को अवशोषित करती है, और ये अवशोषित जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचता है। इसी क्रिया को कहते हैं रसारोहण बच्चों। और रसारोहण में जाइलम की प्रमुख भूमिका होती है बच्चों। तो इस प्रकार हमारा जो ये वीडियो था लेसन 3 परिवहन, उसका जो पूरा शॉर्ट क्वेश्चन था, पूरे 20 शॉर्ट क्वेश्चन को मैंने
आप लोगों को बताया एकदम 101% है बच्चों, इससे बाहर का क्वेश्चन शॉर्ट में नहीं पूछेगा। और ऑब्जेक्टिव का भी मैंने एक वीडियो तैयार कर दिया और लॉन्ग का वीडियो मैं इसके बाद आप लोगों को तैयार कर दे दूंगा बच्चों। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा बच्चों, और हमारे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन है वो टाइमली आपको मिल सके बच्चों। जय हिंद, जय भारत।